चलिए शुरू करते हैं बेटा अपन क्लास आज की। ध्यान देंगे। ओके, तो हमने कितना क्या पढ़ लिया था बेटा? हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ जर्नल एंट्रीज पढ़ रहे थे। लाभान्वित नियोजन खाते के संबंध में हम कुछ प्रविष्टियां पढ़ रहे थे। तो हमने कितनी एंट्रीज उसके अंदर कंप्लीट कर ली थी बेटा? हमने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के ट्रांसफर को हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। कहाँ से? लाभान्वित खाते से। कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा अपन? लाभान्वित नियोजन खाते में। पीएनएल अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम उनको ट्रांसफर करते हैं। उसकी एंट्री पढ़ ली थी हमने। उसके बाद हमने कुछ एडजस्टमेंट्स देखे थे। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, उसकी एंट्रीज हो गई थी हमारी। सैलरी टू पार्टनर्स, उसकी एंट्री हो गई थी। बोनस टू पार्टनर्स, उसकी एंट्री हो गई थी। और अब कौन सी हो गई थी उसके बाद? कमीशन टू पार्टनर्स, वो वाली एंट्री भी क्या हो गई थी बेटा? हमारी कंप्लीट हो गई थी। इतना हमारा कंप्लीट हो गया था मामला। कमीशन नहीं हुआ था शायद, है ना? सैलरी और बोनस वाला हो गया था। तो आगे एंट्री लिखेंगे आप, लिखिए, डालिए। कौन सा नंबर था ये? 5th। कमीशन टू पार्टनर्स, साझेदारों को कमीशन। लिखिए, क्या है हमारा टॉपिक? कमीशन टू पार्टनर्स, साझेदारों को कमीशन। दो एंट्री होती है। पहली एंट्री किस चीज की होती है? टू अलाउ टू पार्टनर्स, साझेदारों को स्वीकृत करने पर। क्या होती है? पहला पॉइंट, साझेदारों को स्वीकृत करने पर। टू अलाउ टू पार्टनर्स। क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ? कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट। बहुत बढ़िया बेटा। क्या एंट्री होगी बेटा? कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट। क्या एंट्री होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर? और सेकेंड एंट्री किस चीज की होती है? टू राइट ऑफ, अपलिखित करने पर। किसकी एंट्री होगी बेटा? अपलिखित करने पर। क्या एंट्री होगी? शाबाश, ये तो इंटेलिजेंट हो गए आगे 4 दिन में। क्या एंट्री होगी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। याद रहे, ये कमीशन कौन सा है? जो पार्टनर्स को देना है। कौन सा कमीशन है ये? जो हमें किसको देना है? पार्टनर्स को देना है। क्लियर? हो गया एडजस्टमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जिसकी हम बात करते हैं बेटा, वो कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज। क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज। ध्यान रखना, अब तक जितने भी एडजस्टमेंट पढ़े हैं उसमें एंट्री पहली क्या लिखी है? टू अलाउ टू पार्टनर्स, साझेदारों को स्वीकृत करने पर। लेकिन अब अलाउ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का नेचर अलग है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है, तो ये क्या होगी? हम चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? उनसे वसूल करेंगे। किससे? साझेदारों से। तो क्या लिखेंगे? पहला, ऑन चार्जिंग फ्रॉम पार्टनर्स, साझेदारों से वसूल करने पर। ऑन चार्जिंग फ्रॉम पार्टनर्स, साझेदारों से वसूल करने पर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बेटा हिंदी में ही लिखें, ठीक है ना? नहीं तो आगे दिक्कत आएगी तुमको। साझेदारों से
वसूल करने पर। ठीक है, क्या एंट्री होनी चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या एंट्री होगी बेटा? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? क्या होगी एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये चीज क्लियर है? दूसरी एंट्री सेम किस चीज की? टू राइट ऑफ। किस चीज की एंट्री की बात करेंगे बेटा हम? अपलिखित करने पर। क्या एंट्री होगी बताओ? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या एंट्री होगी बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है यहां तक? सारे एडजस्टमेंट हो गए कि बचा है कुछ? बचा है अभी। और क्या बचा है? वो रिजर्व। अच्छा चलिए, ये हो गया सब कुछ यहां तक? लिख लिया बेटा पूरा? अपलिखित करने के लिए एंट्री लिख ली सबने? चलिए, तो अब अगली एंट्री सोचो किस चीज की? रिजर्व। अब पहले तो मुझे बताओ, रिजर्व जिसको हिंदी में क्या कहते हैं अपन? संचय। होता क्या है? पढ़ाया है तुमको? रिजर्व का मतलब पढ़ाया है आप लोगों को 11th के अंदर हमने। क्या होता है रिजर्व या संचय का मतलब? सोचिए और बताइए। बताओ, रिजर्व की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। रिजर्व बताओ। शाबाश। तो को समझना है ना, एक डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट kept aside to meet future uncertainties, to meet future uncertainties। लाभों का वो हिस्सा, संचय का अर्थ लिखो, लाभों का वो हिस्सा जिसे, लाभों का वो हिस्सा जिसे भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण, या जिसे भविष्य की अनिश्चितताओं के हेतु, जिसे भविष्य की अनिश्चितताओं हेतु अलग रख दिया जाता है, जिसे भविष्य की अनिश्चितताओं हेतु अलग रख दिया जाता है। लाभों का वह हिस्सा जिसे भविष्य की अनिश्चितताओं हेतु अलग रख दिया जाता है, क्या कहलाता है? संचय। अब ध्यान से समझना, कहां रख दिया जाता है अलग से उठा के? बिजनेस के अंदर ही। प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं हम? साझेदारों को बांट रहे हैं, पार्टनर्स को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन उसी प्रॉफिट में से एक हिस्सा हमने उठाकर क्या किया? अलग से रख दिया। मतलब उसको हमने किसको नहीं दिया? साझेदारों को नहीं दिया। ध्यान से समझना, दो एंट्रियां पढ़ रहे हैं अब तक अपन ने अब तक हर चीज की दो एंट्रियां पढ़ी है। पहली पार्टनर्स को देने की और दूसरी उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से राइट ऑफ करने की, लाभांश नियोजन खाते से अपलिखित करने की। लेकिन संचय क्या होता है? क्या साझेदारों को दिया जाता है क्या? परिभाषा ही नहीं कहती है। तो परिभाषा ही क्या कहती है? रखना बिजनेस के अंदर ही है, रखना बिजनेस के अंदर ही है। उठाकर अलग से उसको क्या कर देना है? हमें रख देना है। क्या कहलाता है वो? संचय कहलाता है। तो पार्टनर्स को तो देना नहीं है, तो जब पार्टनर्स को देना नहीं है तो क्या एंट्री डबल होगी? नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या होगी इसके अंदर?
एक एंट्री होगी, और वो एक एंट्री कौन सी होगी? केवल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज करने की। और वो एंट्री क्या होती है बेटा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। क्या एंट्री होगी बेटा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। क्लियर है भैया? यहां तक सबको स्पष्ट हो गई बात? समझ में आ गई? क्या करना है? केवल हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उठाकर उसको अलग जगह उठाकर रख देना है, रहेगा बिजनेस के अंदर ही। अब अंत में क्या बचा? सारे एडजस्टमेंट कर दिए हमने। देखो कितने से एडजस्टमेंट आए हमारे सामने, सोच के देखो कितने से एडजस्टमेंट आए बेटा। एक तो क्या आया? एक तो क्या आया? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हमने क्या किया? पी एंड एल अकाउंट से उठाकर कहां डाला? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को हमने क्या किया? लाभ हानि खाते से उठाकर कहां डाल दिया? लाभ हानि नियोजन खाते में। दूसरा काम हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्रियां की, सैलरी की 2 एंट्रियां की, कमीशन की, बोनस की, सब कुछ हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया और हो गया रिजर्व। तो उस शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अब जो पैसा बचा वो क्या कहलाएगा? नेट डिविजिबल प्रॉफिट, शुद्ध वितरण योग्य लाभ। क्या कहलाएगा? शुद्ध वितरण योग्य लाभ, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। देखिए तो हम लिखेंगे लास्ट में नेट डिविजिबल प्रॉफिट, शुद्ध वितरण योग्य लाभ। डालो नेट डिविजिबल प्रॉफिट, शुद्ध वितरण योग्य लाभ। ध्यान रखना इसके अंदर एक तो ये प्रश्न में मिलता नहीं है। नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, सारे एडजस्टमेंट दे रखे होंगे, अब जो बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट बचेगा ना वही क्या कहलाएगा? नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है ना? इसको हम क्या करते हैं? शुद्ध वितरण योग्य लाभ लिख लिया, इसको क्या करते हैं? डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। साझेदारों के मध्य उनके लाभानी अनुपात में बांटा जाता है। क्या करते हैं इसको बेटा अपन? साझेदारों के मध्य उनके लाभानी अनुपात में बांटा जाता है। वापस बोल रहा हूं बेटा मैं, डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, साझेदारों के मध्य उनके लाभानी अनुपात में बांटा जाता है। अब डिवाइड करना है तो इसकी एंट्री क्या होगी उसके ऊपर फोकस कर लो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी बेटा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्या एंट्री होगी बेटा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है ना? एक चीज और कई बच्चों के दिमाग में आएगी, सर ये नेट डिविजिबल लॉस भी तो हो सकता है। तो लॉस नहीं हो सकता, इसका कारण मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो वो एडजस्टमेंट्स नहीं किए जाएंगे। क्या नहीं होंगे? अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट काय में से देने होते हैं? ये लाभों में से। अगर लाभ नहीं है तो इनमें से कोई भी समायोजन नहीं किया जाएगा, पूंजी पर ब्याज, वेतन वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ये हमने पढ़ा था। लेकिन फिर भी कई बार प्रश्न में गए नहीं साहब, पार्टनरशिप डीड कहती है चाहे लॉस हो ही जाए तो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस केस में जरूर लॉस बन सकता है, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है यहां तक? कंफर्म? कोई डाउट नहीं है किसी को यहां तक? पक्का? सारी एंट्री सबको याद हो गई?
सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, फिर गाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्रियां थी, सैलरी की, बोनस की, कमीशन की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, रिजर्व की। तो ये चीजें याद करो, इनके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं मिलेगा। जो एडजस्टमेंट्स आपको बताए ना, गिनती के तो हम बोल रहे हैं। इंटरेस्ट देखो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट होना जरूरी है, नेट प्रॉफिट ही चाहिए, नेट लॉस होगा तो फिर एडजस्टमेंट्स का मतलब ही नहीं रह जाता है। नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अधिकतम, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, रिजर्व है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने हुए? अधिकतम 7। और सबसे लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट। 8 चीजों के अलावा कोई नई चीज नहीं आएगी, और ये 8 की 8 भी हर क्वेश्चन में नहीं आएगी। जिस क्वेश्चन में जो हो वो ही लिखना है। 2 निश्चित रूप से आएंगी, एक तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, बिना उसके तो प्रश्न शुरू नहीं होगा। दूसरा सबसे एंड में डिविजिबल प्रॉफिट, ये निश्चित रूप से होंगी। बाकी सैलरी है तो है, नहीं है तो नहीं है, कमीशन है तो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जो होगा सिर्फ उसी का एडजस्टमेंट किया जाएगा। क्लियर है? यहां तक एंट्री सारी अपनी कंप्लीट है। अब इसी के बेस पर हम सीखते हैं आगे फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डालो हेडिंग, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप। डालिए हेडिंग सबने। अब पहले समझना और बाद में उतारना। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्या क्या लिखना है बेटा अपने को? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। ये तो फॉर्मेट याद रह जाएगा, पहले की तरह थोड़ी ना बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट, डेट का भी है, कोई एडक नहीं है। चलिए शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहला काम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ट्रांसफर करने का ही होता है ना बेटा। सबसे पहला काम क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ट्रांसफर करने का। अगर नेट प्रॉफिट है तो, अगर नेट प्रॉफिट है तो क्या लिखेंगे बेटा अपन? बताओ। बाय P&L अकाउंट। क्या एंट्री थी हमारी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुम कुछ मत करो, एंट्रियां याद है ना सारी, उनकी लेजर बना लो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं उन्हीं एंट्री से हम। पहली एंट्री क्या थी? प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। क्या एंट्री थी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। क्या होगा लेजर में? P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट ही हो रहा है ना, क्या लिखेंगे हम? बाय P&L अकाउंट। और अगर नेट लॉस हुआ तो देखो, जहां पर भी तो वाली स्थिति आएगी ना, उसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। 2 अमाउंट एक साथ ब्रैकेट में लिखे, मतलब इधर दिस और दिस। या तो ये आएगा, या ऐसा तो नहीं हो सकता ना प्रॉफिट भी आ जाए लॉस भी आ जाए, या तो प्रॉफिट ही आएगा या लॉस ही आएगा। तो प्रॉफिट हुआ तो हमने लिखा बाय P&L, और अगर लॉस हुआ तो एंट्री क्या पड़ी थी हमने? डेबिट में क्या लिख देंगे हम? टू P&L, क्योंकि एंट्री क्या थी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो क्या लिख देंगे बेटा यहां पर? टू P&L अकाउंट। ये आ गई सबसे पहले इसके अंदर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बाकी मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये हो गया तो फिर कोई एडजस्टमेंट आएगा ही नहीं, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ सकता है,
नेट लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आ सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो प्रॉफिट को बढ़ाता है ना, प्रॉफिट उसमें से कम थोड़ी करेगा, वो बढ़ाएगा तो वो आ सकता है, बाकी और कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा। अगर क्या हुआ है, नेट लॉस हुआ है तो नेट प्रॉफिट है, तो अब एडजस्टमेंट कौन कौन से थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखना मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि पार्टनर्स कितने, दो हैं। क्या मान के चल रहे हैं अपन कि पार्टनर्स कितने हैं बेटा, दो पार्टनर्स हैं, वो हम यहां पर मान के चल रहे हैं। देखिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर 1 पार्टनर 2, नेट अमाउंट इधर आ जाएगा। लिखने का तरीका ध्यान रखना है ना, अगर सैलरी दी है तो 2 सैलरी, पार्टनर 1 पार्टनर 2। अगर कमीशन दिया है तो 2 कमीशन, पार्टनर 1 पार्टनर 2। ठीक है ना बेटा, और देखते हैं आगे। अगर बोनस भी है क्वेश्चन में तो 2 बोनस, पार्टनर 1 पार्टनर 2। ठीक है ना, अगर रिजर्व भी है तो 2 रिजर्व। बड़ा सिंपल सा ही तो है कुछ नहीं है ना, सिर्फ क्या बचा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर 1 पार्टनर 2। कितना जोर आएगा इसको बनाने में, कितने बच्चों को लगता है बड़ा मुश्किल काम है, सही ईमानदारी से बताना, किसको लगता है समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, सिर्फ गिनती की चीजें, और ये भी निश्चित रूप से क्वेश्चन में सारी नहीं मिलेंगी। सैलरी है, बोनस नहीं मिलेगा, बोनस से कमीशन नहीं मिलेगा, और जिस क्वेश्चन में सारी मिल गई ना, वो 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। है ना, और हकीकत में आसान है, ऐसा नहीं है कि ये सब इतना सा अभी तो लग रहा है सर पता नहीं आगे क्या बम फटेगा, कोई बम नहीं फटेगा, चीज़ें एक्चुअल में इतनी ईजी है ये, पर स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलोगे ना कंसेप्चुअल वे में, तो ईजी लगने लगेगी। एक साथ सब कुछ बढ़ना शुरू करोगे, हबड़ तुबड़ में चलोगे तो वो सब कुछ कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। धीरे धीरे तसल्ली से चीज़ों को काम में लोगे, सब कुछ बड़ी आसानी से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बचा बेटा, अब डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसके लिए हम लिख देंगे यहां पर 2 पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर 1 पार्टनर 2। इसको कलर चेंजेस लेके आए क्योंकि बैलेंसिंग फिगर में आपको अवेलेबल होता है, क्वेश्चन में ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बस लास्ट में क्या कर देना है, दोनों साइड का आपका टोटल इक्वल आपको कर देना है। बताइए, कोई डाउट है यहां तक, बना पाओगे नहीं बना पाओगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लोगे, क्वेश्चन में जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे तो बना लोगे, पक्का कंफर्म। तो चलिए इसको कॉपी कर लो जिन्होंने नहीं किया है वो, और इसको कॉपी करके हम इसके अंदर एक और चीज़ पढ़ेंगे क्वेश्चन शुरू करने से पहले, और वो एक और चीज़ क्या पढ़ेंगे, मेमोरेंडम P&L अकाउंट। क्या पढ़ेंगे हम, मेमोरेंडम P&L अकाउंट, स्मरणार्थ लाभ हानि खाता। 3 एडजस्टमेंट याद है किसी को जो लिखाए थे, जो P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का पार्ट नहीं होते हैं, किसी को याद, लिखाए थे, ऐसा कुछ याद है क्या? हाँ चलो ये तो याद है, क्या क्या थे, कुछ है याद, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, साझेदार के ऋण पर ब्याज, प्रबंधकों का कमीशन और साझेदार को किराया, है ना। सिर्फ ये चीज़ें आपको लिखाई गई थी, 3 चीज़ें और हमने लिखाई थी, तो वो अगर क्वेश्चन में मिलते हैं तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होते हैं, वो मेमोरेंडम P&L का पार्ट होते हैं। कैसे होगा वो बताएंगे। चलिए
स्टार्ट करें अपन। आप सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? वी आर स्टडिंग प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाते का निर्माण। ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिगार्डिंग हमने क्या किया हुआ है बेटा? कुछ एडजस्टमेंट्स भी हमने उसके रिगार्डिंग किए हुए हैं, और वो सारे एडजस्टमेंट्स भी क्या कर चुके हैं अपन? कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से एडजस्टमेंट कर चुके हैं अपन, बताइए? सबसे पहले हमने कौन सा किया था? कौन सा? नेट प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहां ट्रांसफर किया था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दूसरा एडजस्टमेंट कौन सा था हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड वन इज सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और रिजर्व्स। और एक और एडजस्टमेंट हमने कौन सा देखा था बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको क्या कहते हैं हम? डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं बेटा उसको अपन? नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स, यही कहते हैं ना अपन। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? कंफर्म? चलिए, अब आप आगे हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर लिखना शुरू करेंगे आप लोग कि सम अदर एडजस्टमेंट्स। डालो हेडिंग, सम other adjustments which are not the part of P&L appropriation account. Some other adjustments which are not the part of P&L appropriation account. कुछ अन्य समायोजन जो कि लाभानी नियोजन खाते का भाग नहीं है। कुछ अन्य समायोजन जो कि लाभानी नियोजन खाते का भाग नहीं है। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं? कुछ और ऐसे एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे जो कि क्या नहीं है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है। कल भी बताया था मैंने आपको कौन कौन से हैं वो। कौन कौन से हैं बेटा? रेंट टू पार्टनर्स। क्या है बेटा? रेंट टू पार्टनर्स, साझेदारों को किराया। क्या है ये? रेंट टू पार्टनर्स, साझेदारों को किराया। दूसरा, कमीशन टू अदर देन पार्टनर, साझेदार के अतिरिक्त अन्य किसी को कमीशन। कमीशन टू अदर देन पार्टनर, साझेदार के अतिरिक्त अन्य किसी को कमीशन। और एक और बताया था, क्या था? तीसरा कौन सा बताया था बेटा आपको? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज। क्लियर? अगर क्वेश्चन में आपको इनमें से कोई सा भी एडजस्टमेंट मिलता है तो ये एडजस्टमेंट क्या नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान रखना कि हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी चीजें आती है, जितने भी आइटम्स हमने उसके अंदर लिखना सीखा है, वो सब क्या होते हैं बेटा? फर्म के लिए एप्रोप्रिएशन, नियोजन होते हैं। और ये तीनों एडजस्टमेंट्स क्या है? चार्ज है। क्या है बेटा? चार्ज है, प्रभार है। क्या है ये? प्रभार है। तो एक लाइन लिखो, ऑल दीज
adjustments, all these adjustments are charge on profits. ये सारे समायोजन लाभों पर प्रभार है. क्या है बेटा? चार्ज है. अच्छा, अब एप्रोप्रिएशन और चार्ज में डिफरेंस पता है ना आपको? क्या डिफरेंस होता है कि जिनको हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं, मतलब जिनको हम नियोजन कहते हैं, उनके बारे में बात क्या होती है कि एप्रोप्रिएशंस आर अलाउड ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स. जो नियोजन है उनका बंटवारा केवल कब होगा? जब फर्म को लाभ होंगे. अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो एप्रोप्रिएशंस आर नॉट अलाउड, नियोजन नहीं दिए जाएंगे. लेकिन अगर चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज के केस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें उनका पेमेंट करना ही पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? हमें उनका पेमेंट करना ही पड़ेगा. इनका प्रॉफिट होने नहीं होने से कोई मतलब नहीं है. दैट्स वाई हम एप्रोप्रिएशंस को कहां शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. और चार्जेस जितने भी होते हैं उनको हम कहां शो करते हैं? P&L अकाउंट में. क्लियर? तो अगर एक लाइन लिख लिया आपने, ये क्या है? ऑल दीज एडजस्टमेंट्स आर चार्ज ऑन प्रॉफिट्स. क्या है ये? फर्म के लिए चार्ज है. ये सारे समायोजन क्या है बेटा? लाभों पर प्रभार है. प्रभार है, वजन है. लाभ इनसे कम होंगे ही होंगे, प्रॉफिट्स इनसे कम होंगे ही होंगे. इसीलिए अगर क्वेश्चन में आपको वो जो हमने 7 एडजस्टमेंट्स पढ़े हैं उनके अलावा अगर ये एडजस्टमेंट्स भी मिलते हैं, क्या होता है? अगर ये एडजस्टमेंट्स भी अगर हमें मिलते हैं तो क्या करना है बेटा? अपने को याद करो, क्या करना है अपने को? तो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर ए मेमोरेंडम P&L अकाउंट. क्या करेंगे हम? अगर ये समायोजन हमें प्रश्न में मिलते हैं, ये एडजस्टमेंट्स हमें क्वेश्चन में मिलते हैं, तो सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? मेमोरेंडम P&L अकाउंट बनाया जाएगा. किसके पहले? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पहले. क्या बनाया जाएगा? मेमोरेंडम P&L अकाउंट. स्मरणार्थ लाभानी खाता. तो लाइन लिखो इसके अंदर. इफ these adjustments are given in the question, then memorandum profit and loss account is prepared before profit and loss appropriation account. क्लियर? क्या लिखा हमने? इफ these adjustments are given in the question, then memorandum P&L account is prepared before profit and loss appropriation account. यदि ये समायोजन प्रश्न में दिए गए हैं, यदि ये समायोजन प्रश्न में दिए गए हैं, तो लाभानी नियोजन खाते से पहले, तो लाभानी नियोजन खाते से पहले एक स्मरणार्थ लाभानी खाता, एक स्मरणार्थ लाभानी खाता बनाया जाएगा. क्लियर है यहां तक? बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है. ये तो रह जाएगी बातें याद, या नहीं रहेंगी? अब हम शुरू करते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस. मेमोरेंडम P&L अकाउंट कैसे बनता है वो बड़ा आसान है. हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसी में आपको समझ में आ जाएगा. उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है? अब मैं आपको क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ बेटा.
जिस टाइप के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ वो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना सा कहूँगा कि 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो मैं करवा रहा हूँ उन पे पूरा फोकस कर लेना। और मैं बार बार हमेशा एक ही बात कहता आया हूँ आप लोगों से कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आपको लगता है कि हम 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, तो उसको पढ़ने में 2 मिनट लगाओ। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें वो सब एक बार निकाल लो। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो मेरा चैलेंज है 50% क्वेश्चन तो केवल क्वेश्चन को पढ़ने में ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। हमारी डीपीपी नंबर कौन सी चल रही है बेटा? 2। डीपीपी नंबर कौन सी चल रही है आपकी? 2 चल रही है। और डीपीपी नंबर 2 का हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से पढ़ना। आप क्वेश्चन में लिखा क्या है बहुत अच्छे से पढ़ना। मैंने बार बार आपसे कहा है कि क्वेश्चन को सेट करना सीख लो, क्वेश्चन वहीं पर क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है कि कौन कौन पार्टनर है बेटा? 2 पार्टनर कौन कौन है इस क्वेश्चन में? सीता और रीटा 2 पार्टनर है। किस रेशो में? 5:3 में। सीता और रीटा 2 पार्टनर है। किस रेशो में? 5:3 में। देखते हैं बेटा अपन क्वेश्चन को हमने पढ़ा तो हमें पता लगा कि एक तो सीता पार्टनर है और एक रीटा पार्टनर है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 5:3। जितना क्वेश्चन पढ़ा उतनी ही बात लिखी है अभी तक हमने, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा। आगे ध्यान दो। हमें अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्वेश्चन में मिलती है। बच्चा इतनी सी गलती करता है और 1 मार्क कट जाता है। किस चीज से कटा है? कि यहां लिखा क्या है? कैपिटल तो लिखी है, लेकिन कैपिटल के आगे क्या लिख दिया? फिक्स्ड कैपिटल। आपको याद करो हमने जितनी भी एंट्रीज लिखाई उनमें क्या लिखा है? 2 पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट लिखा है ना। तो जहां पर कैपिटल कौन सी हो जाएगी? फिक्स्ड, वहां हो जाएगा करंट अकाउंट। हालांकि ये कैसे होता है डिटेल में भी पढ़ेंगे हम इसको, लेकिन क्या है कि हम इसको छोड़ देते हैं। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो इस चीज पे ध्यान नहीं गया, वहां पे कैपिटल अकाउंट लिख के आ गए, वो आपके 1 नंबर काट लेगा। पता था हमें करंट अकाउंट होता है, लिखना करंट था। अब केवल इस बात के नंबर क्यों काटने दें हम? केवल क्या देखना है? कैपिटल कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल। कौन सी पूंजी है? स्थायी पूंजी। तो याद रखना हमेशा जहां भी 2 पार्टनर्स कैपिटल और करंट की जगह उन दोनों में से एक लिखना होता है तो क्या आएगा वहां पर? 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है ना, ध्यान रखना। कैपिटल कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल। कितनी है? रीटा की 3 लाख, सॉरी सीता की 3 लाख और रीटा की 2 लाख। यही दिया हुआ है ना। चलिए हमें और क्या दे दिया इसने? फिक्स्ड कैपिटल। सीता की 3 लाख और रीटा की 2 लाख। क्लियर? क्लियर है ये चीज? क्या क्या पूछा है, क्या क्या दिया है हमको? सीता की फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है कितनी बेटा? 3 लाख, और रीटा की फिक्स्ड कैपिटल कितनी दे रखी है? 3 लाख। क्लियर है? आगे क्या लिखा है? अब पार्टनरशिप डीड क्या क्या व्यवस्थाएं कर रही है हमसे? पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस रेट से? 12% पर एनम से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। एक तो ये है, एक चीज निकल के आ गई। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला एडजस्टमेंट किसका है? P&L एप्रोप्रिएशन का या P&L का? किसका है बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन का ही है ना। बात समझ में आनी चाहिए। किसका है एडजस्टमेंट? ये P&L एप्रोप्रिएशन का। चलिए और देखते हैं क्या दे रखा है। सीता शुड बी अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹40,000 पर एनम। डायरेक्ट पर एनम लिख दिया ना, डायरेक्ट क्या लिख दिया? पर एनम। किसको मिल रही है? सीता को। सैलरी टू सीता 40,000, डायरेक्ट 40,000 लिख देंगे ना, पर एनम है, क्योंकि मंथली होती तो फिर मल्टीप्लाई अपन और करते साथ में। और देखो क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी अलाउड टू रीटा। क्या करना है आपको? किसका? नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट? 5%। क्या देना है? कमीशन। किसको देना है? रीटा को। कमीशन टू रीटा कितना देना है? नेट प्रॉफिट का 5%। कितना देना है बेटा? नेट प्रॉफिट का 5%। देखो जो क्वेश्चन कह रहा है अभी तक हम उसी की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने कुछ और दिमाग लगाया ही नहीं है।
ठीक है भाई। और क्या लिखा है इसके अंदर? इसमें लिखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 2 लाख। चलिए ये भी हमें दे दिया। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2 लाख। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या करना है आपको इसके अंदर? लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को जब हमने एनालाइज किया तो समझो, क्या इसमें कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट है क्या जो कि मेमोरेंडम P&L का हो? ना तो इसमें कमीशन है, कमीशन तो है लेकिन अदर देन पार्टनर नहीं है। साझेदार के अलावा किसी और को हम कमीशन नहीं दे रहे हैं, ना साझेदार पार्टनर का कोई रेंट है, और ना ही इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन है, लोन के ऊपर ब्याज भी नहीं है। अच्छा ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फॉर्मेट अपने को आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमें अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और अगर हमें फॉर्मेट पता है, यही फॉर्मेट होता है ना बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट यही होता है ना, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन इसके अंदर? सबसे पहला काम क्या होता है? नेट प्रॉफिट को क्या करना है? उठाकर लाना है। कहां से? P&L अकाउंट से। कहां लाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या एंट्री होती है उसकी? क्या एंट्री क्या होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे अपन? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है बेटा? 2 लाख। क्लियर और नॉट? कोई डाउट है इसमें? कंफर्म? अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। क्या क्या एडजस्टमेंट है देखो यहां पर ध्यान देना। एडजस्टमेंट्स क्या क्या है हमारे पास? एक तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है सैलरी और एक है कमीशन। 3 ही एडजस्टमेंट है ना? इनके अलावा कुछ और दिख रहा है अपने को? एडजस्टमेंट कितने हैं? केवल 3। क्या क्या है वो 3 एडजस्टमेंट? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी और तीसरा कमीशन। 3 ही चीजें। क्या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिया हुआ है क्या? कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमने बनाया फिर वर्किंग नोट। ध्यान रखना, वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनाया हमने? वर्किंग नोट। क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले किसका निकाले अपन? सीता का। सीता की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। सीता की कैपिटल कितनी है बेटा? 3 लाख। और 3 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या है? 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या है बेटा? 12%। क्या कुछ और है? बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या है बेटा? 12% ही दे रखी है ना मैं क्वेश्चन में, नहीं याद है? चलो देख लो कितनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट? 12%। और सीता की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 36,000। रीटा की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। और 2 लाख का 12% कितना हो गया? 24,000। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल सा काम है ना अपने, क्या दिक्कत है? कोई समस्या ही नहीं है। चलिए, तो हम एक एडजस्टमेंट मिल गया बेटा अपने को, क्या? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको? सीता को और रीटा को। सीता का 36,000, रीटा का 24,000। टोटल कितना हो गया? 60,000। क्लियर और नॉट? एक एडजस्टमेंट हो गया हमारा। दूसरा एडजस्टमेंट क्या था? सैलरी। किसको? सैलरी किसको? रीटा को। तो रीटा को या सीता को है? सैलरी टू सीता कितना है? 40,000। अब इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट दे रखी है हमको। तो हमने देखो यहां पर लिख दिया टू सैलरी टू सीता। फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना है? 40,000। और क्या है? कमीशन। और क्या है बेटा? कमीशन। किसका? टू कमीशन टू रीटा। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना कैलकुलेट होगा? हमें कह रहा है सब नेट प्रॉफिट का 5%। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। अब देखो ध्यान देना, ये भी थोड़ी सी बात समझने की। क्या लिखा है? शुद्ध लाभ का 5%। नेट प्रॉफिट का 5% लिखा है ना। यहीं पर ये यूं भी लिख सकता था कि
नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 5%, शुद्ध वितरण योग्य लाभ का 5%, तो उस केस में स्थिति बदल जाती। कैसे बदलेगी वो सब हम देखते रहेंगे। कैलकुलेट करते हैं। कमीशन टू रीटा हमने क्या बनाया, दूसरा वर्किंग नोट बनाया। नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। कितना परसेंट 2 लाख का, 5%, कितना हो गया, 10,000 हो गया ना बेटा। कमीशन कैलकुलेट कर लिया हमने किसका, रीटा का। कितना आया, 2 लाख का 5%, कितना आ गया, 10,000 लिख दिया हमने यहां पर। टू कमीशन टू रीटा 10,000। कोई दिक्कत है यहां तक? 3 ही एडजस्टमेंट थे, तीनों एडजस्टमेंट हम लिख चुके हैं, यस और नॉट। अब इन एडजस्टमेंट्स को सब कुछ एडजस्ट करने के बाद क्या कोई पैसा बचा है क्या? 2 लाख था, 2 लाख में से हम क्या कर चुके हैं, 60,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दे चुके हैं, 40,000 सैलरी के दे चुके हैं और 10,000 कमीशन के दे चुके हैं। कितना बचा, 90,000 बचा, नहीं बचा? अब ये 90,000 क्या कहलाएगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और ये किसके अंदर डिवाइड होगा, कौन से पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है कौन से रेशो में, इनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके अंदर इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, क्या बताया था नेट डिविजिबल प्रॉफिट के लिए, 2 पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बताया था। यहां पर क्या आएगा, क्यों आएगा करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल कौन सी है, फिक्स्ड है। क्योंकि कैपिटल कौन सी है, फिक्स्ड है। पूंजी कौन सी है, स्थायी पूंजी है, इसलिए क्या आएगा बेटा, करंट अकाउंट आएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, सीता और रीता। कितना बच रहा है, टोटल तो 90,000 ही है ना, टोटल तो कितना है 90,000। अब ये 90,000 किस रेशो में डिवाइड होगा बेटा, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनका। अब कोई ऐसा है क्या जिसको रेशो में डिवाइड करना नहीं आता हो, नहीं आता हो तो समझ लो एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90,000 को अगर हमें क्या करना है बेटा, 5:3 में डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा अपने को, 90,000 को आपको 5:3 में डिवाइड करना है। रेशो में डिवाइड करने का मतलब है कि पहले तो इन दोनों को टोटल करो, 5 और 3, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 8। अब इस टोटल 8 में से ये 5 किसका है, सीता का है ना, तो सीता का शेयर कितना होगा, 90,000 अपॉन 8 इंटू 5, या इसको 90,000 इंटू 5 अपॉन 8 वो भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो। क्या आ जाएगा, सॉल्व करो, डिवाइड करें, 40, सही तो बताया ना बेटा, 56,250। चलिए, और किसका, रीटा का। अब रीटा का कितना आ जाएगा, 90,000 इंटू 3 अपॉन 8, कितना आएगा, 33,750। और एक और तरीका बताता हूं मैं आपको कि भाई कुछ गलती नहीं हो जाए, इनको ऐड कर लेना, वो 90,000 आ जाना चाहिए, ताकि कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो वो पता लग जाएगा। अगर टोटल इक्वल नहीं आ रहा है मतलब हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की हुई है। टोटल कर लो, कितना आएगा, 6 और 3 9 और 1 10,000, 50 और 80, हाँ ठीक है 90,000 हो रहा है, ठीक है ना। ये तो कितना आ गया, ये 56,250 और 33,750। टोटल दोनों साइड का इक्वल बन रहा है, कितना बन रहा है, 2 लाख, और इधर का भी 2 लाख। कितने बच्चों को दिक्कत है बेटा, किस किस को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। हमने क्या किया है, क्वेश्चन में सब चीज़ें दे रखी थी, हमने उनको निकाला और एक फॉर्मेट के अंदर सेट किया है बस, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं किया है इसके अंदर। बताओ कुछ और किया है, सब कुछ दे रखा था ना क्वेश्चन में, हमने बस क्या किया है, उनको निकालकर एक फॉर्मेट के अंदर सेट कर दिया है। कोई डाउट, कंफर्म? तो आज के लिए इतना ही है, घर पे इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करें। चलिए, थैंक यू क्लास।